बाबा बोलते हैं कि ये माइक्रोकॉस्मिक प्रोग्रेस और माइक्रोकॉस्मिक प्रोग्रेस थ्री फोर्सेस आर इंडिस्पेंसेबल। माइक्रोकॉस्मिक क्या है? ये जैविक सत्ता कि मनुष्य सत्ता में हो सकते हैं या अन्य जीव भी हो सकते हैं। जितने प्रकार के जीव है उसका सूक्ष्म रूप को हम लोग कहते हैं माइक्रोकॉस्मिक एंटिटी। ओनो सत्ता, जैसे हमारे मन को क्या कहते हैं? ओनो मन कहते हैं। मनुष्य के मन को क्या कहते हैं? ओनो मन। और परम पुरुष के मन को क्या कहते हैं? उमा मन। तो हमारे लिए इंग्लिश हम कहते हैं माइक्रोकॉस्मिक, और परम पुरुष के मन के लिए आता है मैक्रोकॉस्मिक। मैक्रोकॉस्मिक इसके लिए तीन आवश्यक क्या है? फोर्स है, शक्ति है। क्या है? फर्स्ट है फिजिकल फ्लैश, फिजिकल फ्लैश। सेकंड है साइकिक फ्लैश, साइकिक फ्लैश। और नेक्स्ट है कॉस्मिक अट्रैक्शन और अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेड। ये तीन फोर्स क्या क्या है? एक हो गया फिजिकल क्लेश, दूसरा हो गया साइकिक क्लेश मतलब भाव संघात या मानसिक संघात, और तीसरा है अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट, क्या है? बृहद या परम सत्ता या परम पुरुष का आकर्षण। ये तीन फोर्स के माध्यम से क्या होता है ना? ओनु का प्रोग्रेस होता है। ओनु और सूक्ष्म होता है और सर्वात्मक सूक्ष्म रूप में आकर के क्या होता है ना? ह्यूमन माइंड क्रिएट होता है। ये मन भी सूक्ष्म रूप लेता है। मन में भी संघर्ष होता है। मन में जब बहुत संघर्ष होता है तब जाके अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट होता है। इस संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। एक क्या बोलते हैं, एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कम से कम 25 साल तक बहुत ज्यादा संघर्ष होना चाहिए। ये संघर्ष मानसिक क्षेत्र में भी होना चाहिए और शारीरिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। अगर संघर्ष नहीं है, वो कंफर्ट जोन में है, तो मान लीजिए तो जो महात्मा गांधी जी का कहना है ना, बाबा बोलते हैं महात्मा गांधी जी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन एक बात बहुत सही कहा है। वो क्या है? आराम हराम है। आराम हराम है, ये बात बहुत सही कहा। बाबा जिसको कोट भी किए हैं कि आराम हराम है। यही उनका एक सीख है कि जब भी हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमसे अच्छा होता नहीं। तो कंफर्ट जोन हम क्या करते हैं? जहाँ तक बैठे रहे जिन्हें सो के रहते है कि नहीं? इसलिए जिंदगी में कंफर्ट जोन जितना कम हो उतना ही अच्छा। कंफर्ट जोन ज्यादा होगा तो क्या होगा? हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। तो अब ये हम लोग देखते हैं कि हर चीज को इस तीन फोर्स के द्वारा प्रभावित होना ही है। ये इंडिस्पेंसेबल है, अपरिहार्य है, होना ही होगा हर चीज। अगर आप एक लोहे को कहीं भी फेंक के रख देंगे ना, क्या होगा? क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगने के बाद क्या होता है? ये लोहा पाउडर में परिवर्तित हो जाना है ना। और उस पाउडर में परिवर्तित होने के बाद इस लोहा का क्या हाल होता है? पहला तो उसका एक अंश चला जाएगा ये धरती के नीचे, जहाँ पर लोहा मेल्टेड अवस्था में है कि नहीं? वहां पे पृथ्वी के केंद्र पर चला जाएगा। लेकिन उसका कुछ अंश जो होगा कि बहुत सूक्ष्म रूप ले लेगा और जाके परिवर्तित हो जाएगा माइंड में। अब ये कॉस्मिक सेकंड में या संचय धारा में ये आता है कि जितना भी जड़ सकता है ये संचय धारा में आता है। संचय धारा में आगे क्या होता है? एक समय ये इतना सूक्ष्म हो जाता है कि
माइंड का रूप ले लेता है। जब ये माइंड का रूप लेता है वहां से शुरू हो जाता है ज्योतिष अक्षर। तो ये हो गया 20 सेकंड। मैं जान पहले क्या बोला था कि जितने भी सोर्सेस हैं, सोर्स ऑफ साइकिल्स हैं, ये सारे साइकिल किसी घुमा साइकिल कॉस्मिक साइकिल में आना ही होगा। मतलब हर चीजों का एक समय सूक्ष्म रूप में आना है, और ये सूक्ष्म रूप में आकर के एक समय माइंड में परिवर्तित होना ये आवश्यक है, और ये यूनिवर्सल लॉ भी है। इसलिए बाबा आनंद सूत्र में कहा है कि तीव्र संघर्षेण चूर्णी भूतानि जड़ानि चित्तनु मानसता। तीव्र संघर्ष के द्वारा ये जड़ पदार्थ ये सूक्ष्म रूप लेकर एक समय मन बन जाता है। अब ये मन अचानक ह्यूमन माइंड नहीं होगा, क्योंकि उस पर भाव संघात होगा। अब ये भाव संघात के बारे में डार्विन क्या कहते हैं कि हमारे जो जितने भी सृष्टियां हैं, इस सृष्टि में इस तरह के भाव संघात के द्वारा ये ह्यूमन फिजिकल स्ट्रक्चर मिला। तो इसे कहते हैं कि विवर्तन, रिवोल्यूशन। ये विवर्तन के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि सृष्टि के पहले ये धरती हुआ, इस धरती के उदाहरण हम देंगे कि पिछली बार तो हम ज्यादा जानते। इस धरती में जब पानी बहना शुरू हुआ तो पानी जैसे मान लीजिए गंगा का सोर्स कहाँ पर है, गंगोत्री में हुआ। और गंगा जब वो बहने लगती है तो वहाँ पे एक झरना की धारा के जैसा बहुत चूर्ण सा धारा है। उस धारा को चाहे तो कोई भी बच्चा इधर से उधर पार कर सकता है ना। लेकिन जहाँ गंगा बहुत बड़ा हो गया है, नदी के रूप ले लिया, वहाँ क्या कोई भी छलांग मार क्या पार कर सकता है? क्योंकि वहाँ नदी हो गया बहुत बड़ा। और यही गंगा जब बे ऑफ बंगाल के साथ मिलता है, वहाँ पे गंगा के साथ बंगोपसागर के साथ जब मिलता है, वहाँ पे मिलने से पहले उस जगह में भी पहले गया, उस जगह में गंगा को देखने में समुद्र जैसा ही लगता है। उसमें एक चीज एक्शन है, क्या है? समुद्र की लहरें। जो बड़ा बड़ा लहर समुद्र का है पर नदी में नहीं है। लेकिन जहाँ नदी और समुद्र मिल रहा है वहाँ पे लहरें आपसे गिर रहा है समुद्र के लहर। लेकिन वहां तक पहुंचने में गंगा जब एक साइड सब देखेंगे कि दूसरी पार्ट दिखना, किनारा दिखना असंभव, किनारा नहीं दिखाई देगा। तो समुद्र के पास जाते जाते वो भी इतना बड़ा हो जाता है तो उसका भी एक पार से दूसरा पार नहीं दिखता है, ऐसा हो जाता है। तो अंत में क्या होता है कि ये जो ह्यूमन माइंड ये विवर्तन, तो ऐसे जब ये धरती के साथ पानी का जहाँ तालमेल हो जाता है वहां पे पहला जीव आता है। उस जीव का नाम क्या है? एनिका, भाई फर्स्ट जीव। तो जब माइंड बनता है वो मन किस जीव के शरीर में आकर एडजस्ट करते हैं? पहला हम अमीबा की शरीर। और अमीबा क्या होता है ना, वो खुद को तोड़ता है, तोड़ करके फिर दूसरा देह बनाना। ये अमीबा का सिस्टम है, क्योंकि वो एक कोश है, इसलिए खुद को तोड़ने से अन्य कोश बन जाते हैं और एक एक कोश एक एक जीव हो जाता है, एक एक अमीबा हो जाता है। तब एक दिन अमीबा सोचा होगा कि मैं खुद को कितना तोड़, है ना, कि मैं बहुकोशिक जीव क्या नहीं बन सकता, मैं हमेशा क्या एक कोशिक जीव रह जाऊंगा, खुद को ही तोड़ता रहूंगा। तब जाके बहुकोशिक जीव आए। अब ये बहुकोशिक जीव पानी में भी है, ये बहुकोशिक जीव धरती में भी। लेकिन पहला जीव कहाँ आया? अमेरिका के बाद जो जीव पहले आया है पानी में आया, ठीक है। इसलिए जो हिंदू रिलीजियस बिलीफ में जो पौराणिक कहानी है, पौराणिक कहानी है, उसमें देखिए कि सबसे पहला अवतार तो मत्स्य अवतार कहा गया है ना। ये कहानी है, लेकिन इसमें एक सीख है। क्या सीख है? कि ये जो पहला बहुकोशिक जीव जो है वो पानी में ही सृष्टि हुआ।
अब इस पानी में कुछ मछलियां ऐसे देखेंगी कि पानी से कभी कभी वो छलांग मार करके स्थल पर आ जाए। क्यों आ जाए? ना उसका मन में ये भाव आ जाए कि मैं हमेशा क्या पानी में रहूंगा, मैं थोड़ा पानी के बाहर क्या नहीं रह सकता, इसलिए वो छलांग मारना सीख लेता है और सीख करके अचानक एक दिन क्या होता है वो स्थल पर आ जाए। तो ऐसे करते करते एक समय क्या होता है, ऐसा जीव आ जाता है जो पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, जैसे मेढक हो गया, है ना। इसे कहते हैं रिवोल्यूशन, है ना। जैसे मान लीजिए ये जो मुर्गा या मुर्गियां है वो कैसा है, वो बतख जैसा एक समय जीव था, पक्षी था, लेकिन अचानक हुआ क्या, एक दिन उसे किसी एक आइलैंड में बहुत सारे खाना मिल गया, तो वो आइलैंड में उसको पकड़ने के लिए या उसके लिए कोई हानिकारक कुछ भी नहीं था, अंदर कोई जीव नहीं था, लेकिन बहुत खाना तो खाता गया खाते खाते क्या हुआ, एक दिन टूटना मिल गया, ठीक है। तो उसका दैहिक शरीर में मन में एक चेंज आ गया, बदलाव आ गया, और उससे क्या हो गया, ये मुर्गा या मुर्गियां या ये जो बतख जो है क्या, जिसे हम कहते हैं डाक है, ये बतख भी इस तरह से आए, ये ज्यादा उड़ नहीं सकता लेकिन पक्षी है। उसमें और एक पक्षी आता है कि जो उड़ना भी उड़ता भी नहीं है लेकिन पानी में तैरता है, क्या नाम है जानते हैं, क्या नाम है? ये बर्फीला जगह में रहते, पेंगुइन, राइट। तो ये सब मानसिक विवर्तन के साथ साथ होता है। पेंगुइन जेंटलमैन जिसे कोट पहना हुआ जेंटलमैन से जुड़ता है, है ना, हाँ ये पेंगुइन। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो जैविक आधार क्या बॉडी का जो चेंज हो रहा है एक जीवों से दूसरे जीव में, वो किस आधार पर हो रहा है, भाव संघार। तो उसको उस जीवन में रहना नहीं है, वो सोचता है कि मैं कुछ और कर लूं, अब कुछ करूं, तो उसमें थोड़ा बहुत फिजिकल चेंज आता है, लेकिन उसका नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा कोई आ जाता है जो उसके तरह नहीं है, पूरा ना पूरा डिफरेंट, उसका थोड़ा बहुत गुण है लेकिन उसका चलना फिरना रहना सहना कुछ अलग हो जाए। इसी तरह विवर्तित होते 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 एक समय सबसे बुद्धिमान प्राणी आ जाता है प्राणियों में, वो है बानर। मंथन बहुत बुद्धिमान होता है। बाबा कहते हैं कि बानरों में भाषा भी 800 से 900 शब्द भी है ना, तो उसमें बुद्धि का बहुत कुछ गुणवत्ता हम लोग देखते हैं, बुद्धि का प्रयोग वो करता है डिफरेंट कम। अब ये मान के जो है उसमें भी मेंटल चेंजेस आते रहते और धीरे धीरे बानर से शिम्पांजी उससे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान होता है, शिम्पांजी से ओरांगुटांग उससे हो जाता है बनमान, है ना। एलिफेंट प्रोटो एलिफेंट एक होता है बड़ा बड़ा बांधे जैसा प्राणी, उसका कुछ नहीं होता, एक का कुछ देता, जितना जितना मतलब क्या हुआ उसका बुद्धि बढ़ता गया, उसका कुछ भी घटता गया, और एक क्या नहीं है नहीं, थोड़ा सा वो कुछ की जगह में एक थोड़ा सा उभरा हुआ है लेकिन वो कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है बनमान जिसका कुछ है ही नहीं, लेकिन पशु जैसा उसका क्या रहता है? क्या रहता है उसका केश है ना। और उसके बाद जब मनुष्य बन जाता है उसके शरीर में पशु जैसा केश नहीं रहता है और कुछ भी नहीं रहता है, उसका शरीर पूरा सीधा हुआ होता है, हड्डी पूरा सीधा रहता है, और ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और जीव देह में सबसे विकसित देह है मनुष्य का ही है। इसके बाद और कोई देह हम लोगों को नहीं दिख रहा है और नहीं भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फिजिकल फ्लैश से जितने भी हमें फिजिकल और साइकिक फ्लैश के द्वारा हमें जितने भी बॉडीज मिला है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के बाद और कोई फिजिकल प्रोग्रेस हम नहीं देख पा रहे। तो हम प्रोग्रेस कहाँ है, फ्लैश कहाँ पर है, स्किन ह्यूमन बॉडी में आकर के हम लोग का क्या है, फ्लैश इस
जगह पर होता है साइकिक प्लेस होता है अवशंका। और अवशंका किस लिए होता है ना, वही कॉस्मिक साइकिल हमें प्रतिसंचय से ला करके संचय से ला करके हमें प्रतिसंचय की ओर खींच रहा है। ये प्रतिसंचय की ओर जब खींच रहा है तो उस समय हम ब्रेक को फील करते हैं। लेकिन अगर इसी के एट्रैक्शन की ब्रेक इसलिए है कि बोलते बाबा कहते हैं आनंद सूत्र में नाल्पे सुख वस्ती कुमार सुख, हमें गॉड अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम किसी सीमित वस्तु में सुखी नहीं होते। होते हैं क्या कि जिसके पास एक घर है, एक मकान है, तो वो क्या सोचता है मेरा 2-4 मकान हो गया था अच्छा है ना। जिसके पास हजारों है पैसा, वो क्या सोचता है मेरे पास लाखों हो तो बढ़िया हो जाएगा, लाखों है तो क्या सोचता है करोड़ों हो जाए। लेकिन ये सारे जो चिंतन आ रहा है किस कहां से आ रहा है, एक्चुअली एट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट से आ रहा है कि वो खुद को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि साइकिक क्लच और फिजिकल क्लच दोनों की बीच में फंसा हुआ है। और फंसा हुआ है इसलिए क्या करता है कि कभी वो बड़ा तो बनना चाहता है लेकिन वो चीजों को लेकर बड़ा होना चाहता है, जिसके चलते वो बहुत सारे धन इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे मकान बना लेते हैं, है ना। लेकिन जब ये सारे चीजें उसके पास आ जाता है तब वो देखता है कि ये किसी काम का नहीं। इस तरह की एक क्या बोलते हैं एक कहानी है, ये है क्या बोलते हैं सिकंदर बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में अलेक्जेंडर की कहानी है। अलेक्जेंडर ने इस दुनिया में बहुत सारे राज्य को आपने अधीन कर लिया, जब और बहुत सारे संपत्ति हर देशों से बहुत सारे संपत्ति लूट करके अपने साथ लेके चले गए। ये क्यों कहाँ के थे, ग्रीक थे, ग्रीक योद्धा थे, ये ग्रीक सेनापति। तो उसने सारे धरती का जितने भी कीमती चीजें हैं सारे चीज उठा करके अपने साथ लेके चले। जब वो मृत्यु का समय है उसका, उसने कहा देखो मेरा मरने के बाद तुम लोगों ने ये कहा था कि मेरा दोनों हाथ पृथ्वी के बाहर रख। तो क्यों लोगों ने पूछा क्यों ना, जिस अलेक्जेंडर ने इस दुनिया पे शासन किया है, लूटा है, किसके लिए, संपत्ति के लिए, और जाते वक्त कुछ भी नहीं ले जा पाए। तब जब उसको समझ में आया व्हाट इज अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेट, लेकिन उस समय उसको कुछ करने का उपाय नहीं, लेकिन समझ आ गई, है ना। तो उसी तरह हम लोग दुनिया में हमें कुछ हद तक क्या चाहिए, न पैसा चाहिए, धन चाहिए, लेकिन वो सर्वाइवल के लिए चाहिए। उतना नहीं चाहिए कि हमें एक्सेस हो जाए और दूसरे को घट जाए, दूसरे को कम पड़ जाए, सर्वाइवल के लिए भी कम पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास एक्सेस आ रहा हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। तो इसको कैसे किया जाए कि हमें तो ग्रेट का आकर्षण में चलना है, परम पुरुष की ओर चलना है, और ये जितने भी धन हम इकट्ठा करेंगे मेरा बोझ ही बनेगा। तो इसलिए हमें बाबा ने इसलिए दिया है कि क्या दिए, जगत हिताय, मतलब कि हमारे पास जो धन आ रहा है उसे जगत के अंदर तो हम व्यय करें, ठीक है।